हर हर महादेव विद्यार्थियों, KSG कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे बहमनी साम्राज्य का। बहमनी साम्राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कहाँ है, तो ये है दक्कन में। दक्कन का मतलब, अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? इसमें है महाराष्ट्र, दूसरा MP का दक्षिणी हिस्सा, तीसरा तुम्हारा गोवा, चौथा तुम्हारा वारंगल, पांचवा उड़ीसा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, है ना। और इसको नक्शे में अगर देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी कर्नाटक, तो इनको मिला के अपन कहेंगे बहमनी साम्राज्य के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहमनी साम्राज्य, ये बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के जस्ट नीचे कौन सा साम्राज्य था? ये था तुम्हारा विजयनगर साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, तो ये था बहमनी साम्राज्य। दूसरी चीज आती है भाई, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था अमीर ए सादा। कब स्थापना की थी इसने? कब? तो वो की थी 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में इसने विद्रोह किया था। और ये क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? सेनापति। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात की जाए तो आपने जब मोहम्मद बिन तुगलक मेरे से पढ़ा होगा तो उस टाइम मैंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको उस टाइम बताया था कि दो साम्राज्यों की स्थापना हुई दक्कन में। एक हुई थी 1336 में विजयनगर साम्राज्य की। 1336 में किसकी हुई थी? विजयनगर। और 1347 में कौन सी हुई थी? बहमनी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो उसके समय एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था। आपको याद हो तो उसने एक संत थे जिसका नाम था शेख निजामुद्दीन औलिया। क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया की हत्या करवा दी थी, षड्यंत्र के द्वारा। क्या करा दी थी? हत्या। और हत्या करवाने पर यहाँ पे दक्कन में उनके खिलाफ विद्रोह होता है। उनके जो अनुयायी होते हैं जहाँ जहाँ होते हैं उनके खिलाफ एक विद्रोह होता है। उनमें एक विद्रोह कहाँ हुआ था? बहमनी साम्राज्य। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या था कि ये सबसे पहले यहाँ का जो अमीर था, अमीर सादा ने विद्रोह किया। सादा का नाम सादा है भी मिलता है, सादा है। ठीक है, और इस विद्रोह का जो उल्लेख मिलता है वो हमें एक पुस्तक में मिलता है जिसका नाम है रहेला। कौन सा हेला? रहेल। और रहेला पुस्तक किसने लिखी थी? इब्न बतूता। किसने लिखी थी? इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक रहेला में हमारे को इस बात का उल्लेख मिलता है। क्लियर? लेकिन 1346-47 में जब ये विद्रोह कर रहा था, 1347 जनवरी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जनवरी में क्या हो जाती है? मृत्यु। तो यानी अमीर सादा जो था वो 1346 में विद्रोह किया और 1347 में अपना आपको वो करके विद्रोह करते हुए संस्थापक था ये बहमनी, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। अब देखो, ये जो अमीर सादा था, अमीर सादा के दो सहयोगी थे। अमीर ए सादा के कितने सहयोगी थे? दो सहयोगी थे। एक जिसका नाम था हसन खां, हसन मंगू मान लो, या जफर खान,
दूसरा नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ये इसकी उपाधि थी। और दूसरा उसका खासम खास जो सेकंड कमांडर था उसका नाम था इस्माइल मख या नासिरुद्दीन शाह। ठीक है, और ये सभी किसके अधीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। अब क्या होता है, अमीर सादा की जनवरी 1347 में क्या हो जाती है? मृत्यु। तो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद में शासक कौन बनेगा? इस्माइल मख, जिसका दूसरा नाम क्या था? नासिरुद्दीन शाह। सेकंड कमांडर ये था। ये शासक बनता है, लेकिन ये वृद्धावस्था के कारण, वृद्धावस्था और बीमारी के कारण अपना पद त्याग कर देता है। क्या कर देता है? पद त्याग। और पद त्याग करने के बाद में शासक कौन बन जाता है? हसन मंगू या जफर खान। क्लियर। तो ये मार्च 1547 में इसने क्या कर दिया? पद त्याग। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए। पहला, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक तो कौन था? अगर क्वेश्चन आ जाए संस्थापक की तो तुम्हें याद रखना है इसका संस्थापक कौन था? अमीर ए साद। अमीर ए साद। क्वेश्चन आ जाए इसका पहला स्वतंत्र शासक कौन था? पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो उसमें भी याद रखना तुम्हें क्या करना है? इस्माइल मख या नासिरुद्दीन शाह। अगर आ जाए बहमनी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक तो तुम्हें याद रखना है अलाउद्दीन बहमन शाह। क्लियर। ये बहमन शाह इसकी उपाधि थी। बहमन शाह जो था वो एक ईरानी योद्धा था। कौन था? ईरानी योद्धा। तो ईरानी योद्धा के नाम पर इसने बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी। बात समझ में आ गई? तो अमीर सादा बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इस्माइल मख या नासिरुद्दीन शासक पहला स्वतंत्र शासक माना जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के क्या था? अधीन था। इसने केवल क्या किया था? विद्रोह किया था। तो विद्रोह करके संस्थापना तो कर दी, लेकिन पहला स्वतंत्र शासक कौन था? इस्माइल मख। और हसन मंगू या जफर खान जो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से तख्त पर बैठा, वो इसका वास्तविक संस्थापक है माना जाता है। अब देखो राजा जो होता है, तो राजा के बारे में अपना अध्ययन करते हैं। सबसे पहले राजा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे अपना हसन मंगू या जफर खान या अलाउद्दीन बहमन शाह। तो इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये इसका कार्यकाल था 1347 से लेके और 1358 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब राजा जो होता है, उसका राजा का पहला नियम होता है, राजा उसे कहते हैं जहाँ उसके पास एक राजधानी हो। क्या हो? राजधानी। तो सबसे पहले इसने अपनी राजधानी बसाई। और राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी का नाम था गुलबर्गा। क्या नाम था? गुलबर्गा। गुलबर्गा इसकी राजधानी थी। और राजधानी का दूसरा नाम था एहसानाबाद। एहसानाबाद। इसने अपने जो साम्राज्य था, अपना जो बहमनी साम्राज्य था, उसको 4 टुकड़ों में विभाजित किया। कितने टुकड़ों में विभाजित किया? 4 टुकड़ों में विभाजित किया। एक का नाम था गुलबर्गा। क्या था? गुलबर्गा। दूसरे का नाम था दौलताबाद। तीसरे का नाम था बरार और चौथे का नाम था बीदर। तो इसने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में विभाजित किया। और इसके जो साम्राज्य को जो विभाजन किया, उनमें अगर अपन वहाँ देखते हैं मुगल काल में, उनमें तो वहाँ उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रांत या सूबा। क्या कहा जाता है? प्रांत या सूबा।
जबकि इसने इन भागों को, विभाजनों को प्रांत या सूबा नहीं कहा, प्रांत या सूबा नहीं कहा, बल्कि इसने क्या कहा, तरफ। क्या कहा, तरफ। बरार तरफ, बीदर तरफ, दौलताबाद तरफ। जैसे वो तो कहते थे बरार प्रांत, बरार प्रांत, बीदर सूबा, ऐसे कहते थे। और ये क्या कहता था, बरार तरफ। और यहाँ का जो, जैसे यहाँ पे जो शासन करता था उनको तो वो तो कहते थे सूबेदार या प्रांतपति, और ये कहता था तरफदार। क्या कहता था, तरफदार। तो इसने चार भागों में विभाजित किया और चारों भागों को तरफदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तरफदार। बात समझ में आ गई। इसके अलावा देखो, इसने जो चार भागों में विभाजित किया उसमें सबसे बड़ा कौन सा था, गुलबर्गा। कौन सा था, गुलबर्गा। और गुलबर्गा इसलिए भी बड़ा था क्योंकि गुलबर्गा के अंदर ही तुम्हारा जो एक जो आता था उसका नाम था बरार, बीदर, दौलताबाद, गोलकुंडा और अहमदनगर, और एक और था तुम्हारा जिसका नाम था अहमदनगर। अहमदनगर जो था, ओ सॉरी, बीजापुर। बीजापुर, जो बीजापुर तरफ था वो गुलबर्गा के अंदर ही आता था। तो सबसे बड़ा जो तरफ था, सबसे बड़ा जो प्रांत या सूबा था वो कौन सा था, गुलबर्गा। गुलबर्गा उसकी राजधानी थी और गुलबर्गा में ही बीजापुर शामिल था। बात समझ आ गई। और ये चार भागों में इसने विभाजित कर दिया। तो देखो, पहले तो उसने राजधानी स्थापित कर दी। दूसरा उसने क्या किया, साम्राज्य को चार भागों में विभाजित किया। कोई भी शासक बनेगा वो अपने आप को स्थापित करेगा, स्थापित करते। अब तीसरा काम वो करता है कि अपनी शक्ति को बाहरी क्षेत्रों में दिखाया जाए। तो बाहरी क्षेत्रों में दिखाने के लिए उसने क्या किया कि अपनी जो सल्तनत की उसके चारों तरफ इसने आक्रमण करना प्रारंभ किया। तो इसने दक्षिण भारत पर अभियान किए। दक्षिण भारत पर क्या किया, अभियान किया। और अभियान करके और इसने एक बंदरगाह जीता जिसका नाम था दाभोल या दाभोल। दाभोल बंदरगाह उस टाइम महाराष्ट्र में पड़ता था। महाराष्ट्र का नाम सुना, महाराष्ट्र में दाभोल बंदरगाह पड़ता था और उस टाइम का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। इस बंदरगाह को जीता इसने। दक्कन के अनेक राजाओं को जीता, दक्कन के अनेक शासकों को जीता, अनेक शासकों को जीत के, और इसने हिंदू शासकों से जजिया कर नहीं लिया। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। पहला मुस्लिम शासक, पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदू शासकों से जजिया कर नहीं लिया, नहीं लिया, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या नाम था, अलाउद्दीन बहमन शाह। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर ये प्रश्न आ जाए, दूसरा मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया, तो उसका नाम है जैनुल आबदीन। क्या नाम था, जैनुल आबदीन। और तीसरा जो शासक था उसका नाम था अकबर। क्या नाम था, अकबर। और अकबर ने कब माफ किया था, 1564। बात समझ आ गई। तो आंख खोल के पढ़ना है। पहला मुस्लिम शासक दे तो तुम्हें याद रखना बहमन शाह। कौन था, बहमन शाह। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दे, पहला मुगल शासक कौन था, तो वो कौन था, अकबर। बात समझ आ गई। तो यहाँ अकबर आप पढ़े हो, उसका इस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद में ये देखो, किसने प्रांतों को विभाजित कर दिया, पूरे दक्षिण भारत को रौंदा, उसने जीता। और ये इसने अपने नाम के आगे बहमन शाह का नाम क्यों लगाया, क्योंकि ये अपने आप को बहमन शाह का वंशज मानता था। और बहमन शाह कौन था, एक ईरानी बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा हुआ था। उस ईरानी योद्धा का क्या था, वंशज मानता था स्वयं। बात समझ आएगी। इसलिए इसने कौन से साम्राज्य की स्थापना की, बहमन साम्राज्य। अब देखो, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है,
क्योंकि राजा उससे कहते हैं जिसके पास वास्तव में एक राजधानी हो, जिसके पास एक सिंहासन हो, जिसके पास एक राजदंड हो, जिसके पास साम्राज्य हो, उसकी सेवा करने के लिए उसके सूबेदार हों। बात समझा रहे? तभी तो शासक माना जाएगा। तो इसने सारी चीज़ें स्थापित की, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्था। पहला स्वतंत्र शासक किसको कहा जाता है? इस्माइल मक्को कहा जाता है। और संस्थापक किसको कहा जाता है? अमीर ए सादा या अमीर ए सादा है। और अमीर ए सादा है का उल्लेख अपने को कहाँ मिलता है? इब्न बतूता। अभी इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम था? रहेला। ये मैंने जब आप पढ़े थे, मोरक्को निवासी थे, और ये आपको वहाँ पे बता दिया था। कहाँ पे? मोहम्मद। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक मिनट। अब देखो इसके बाद में वैसे क्रम से देखा जाए तो चौथे नंबर पे था, चौथे नंबर पे, और वैसे देखें तो दूसरे नंबर पे जो शासक बना उसका नाम था मोहम्मद शाह। क्या नाम था? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह इसको प्रथम लिखेंगे। और इसका कार्यकाल जो था तो वो था 1300, तुम्हारा 57 हो गया था, वहाँ से लेके 1375 तक ये शासक बना था। अब देखो मोहम्मद शाह में देखते हैं। मोहम्मद शाह के समय जो इसका जो वास्तविक दुश्मन था, क्योंकि इसके जो पिता था वो क्या कर रहा था? साम्राज्य विस्तारवादी नीति। कौन सी नीति अपना रखा था? साम्राज्य विस्तारवादी नीति। और विस्तारवादी नीतियों की अगर बात की जाए तो उसमें देखो सबसे, अगर आप किसी कोई अतिक्रमण कर रहा है, कोई खेत को काट रहा है, तो सबसे बड़ी समस्या ये बताओ कि पड़ोसी को होगी कि या विदेशी को होगी? पड़ोसी को। तो ये तो था तुम्हारा बहमनी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? बहमनी। और ये था कौन सा? विजयनगर साम्राज्य। अब ये बताओ इसकी क्यों रोजाना काट रहा है? खुरपे से काटते हैं ना, कई औरतें होती हैं उनका काम यही होता है, खुरपे से काट के और वो बोरियां की बोरियां भर के लेके आती हैं। उधर वो एक उमरा कहते हैं अपनी भाषा में, एक उमरे से पूरी बोरी भर लेती है। तो ये वाला काम ही कौन कर रहा था? बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य है, यानी जो तुम्हारा अल्लाह बहमन शाह था, बहमन शाह ने ये नीति अपनाई थी। अब इसके छोरे भी अपनाएंगे तो इसके सीमाएँ टच हो गई। और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य, अगर विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो इस दौरान 1357 से लेके और 1366 तक एक शासक था जिसका नाम था बुक्का। क्या नाम था? बुक्का। बुक्का। बुक्का कहाँ का शासक था? विजयनगर का। कहाँ का था? विजयनगर। अच्छा, और विजयनगर का जो शासक था उसका सेनापति का नाम क्या था? इसका सेनापति था कंपा। क्या नाम था? कंपा नायक। देखो मैंने कंपा नायक विजयनगर साम्राज्य जब आप पढ़े हो तब मैंने बताया था, दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का क्या नाम था? बुक्का। छोटे भाई का क्या नाम था? बुक्का। तो हरिहर तो विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर राजधानी में शासन कर रहा था, ठीक। और बताओ बुक्का कहाँ शासन कर रहा था? अपने भाई बुक्का को कहाँ संभाला था? नहीं पता? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब चलता रहेगा अगली बार फिर एग्जाम तो देनी ही रहती है ना। तो हरिहर विजयनगर साम्राज्य संभाल रहा था और उसका भाई बुक्का जो था, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे उसको संस्थापना, यहाँ पे शासन कर रहा था। अब बुक्का का एक पुत्र था जिसका नाम था कंपा नायक। कौन सा नायक? कंपा नायक। और कंपा नायक जो था वो हरिहर का भी सेनापति था। और जब हरिहर सेनापति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में किसका सेनापति बन गया? बुक्का प्रथम का सेनापति। और ये इसका पुत्र भी था, याद रखना, सेनापति। और इसकी घरवाली का क्या नाम था? इसकी घरवाली का नाम था गंगा देवी। कौन सी देवी? गंगा देवी। और गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मदुरई विजयम। क्या नाम था? मदुरई विजयम। ये तुम्हारे को याद रखना है, क्लियर? ये दो चीजें हमेशा याद रखो। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा था। तो कंपा नायक इसका सेनापति था, यानी इसका बेटा भी था और उसे वारंगल का क्षेत्र दे रखा था। कंपा नायक को कौन सा क्षेत्र दे रखा था? वारंगल। वारंगल विजयनगर साम्राज्य में वारंगल दे रखा था।
तो अब इन दोनों के मध्य मोहम्मद शाह और कंपा नायक के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। मोहम्मद शाह वर्सेस कंपा नायक, और इस युद्ध में कौन हार जाता है? कंपा नायक हारा। देखो कंपा नायक बहुत अजय योद्धा था, उसने मदुरा को जीत लिया था, मदुरई को जीत लिया था, अजय योद्धा था, बहुत ताकतवर शक्तिशाली। और जब ये कंपा नायक हार जाता है वारंगल का, तो इसने क्या किया कि संधि की, क्या की? संधि की। और संधि करके इसने गोलकुंडा दे दिया, गोलकुंडा दे दिया। किसको दे दिया? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को दे दिया। तो देखो अभी तक तो कितने तरफ थे? 4। तो 4 तरफों के अलावा एक तरफ और हो गया, यानी एक प्रांत और हो गया, बीदर, बरार, गुलबर्गा, दौलताबाद, और एक कौन सा हो गया? गोलकुंडा। गोलकुंडा को भी अभी मिलाए रखा है, इसको अलग से नहीं किया। तो ये जीत लिया इसके पास, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि देखो दोनों के बीच युद्ध होता है, युद्ध में जब हार जाते हैं तो इस बात से बुक्का को बड़ा गुस्सा आता है कि अपने सेनापति या अपने पुत्र को हरा दिया इसने। तो उसने क्या किया? बुक्का ने आक्रमण किया, और बुक्का ने आक्रमण किया। मैंने यहाँ पे बताई थी 3 नदियाँ पिछले एपिसोड में, आपको याद होगा तो कौन कौन सी? तुंगभद्रा, दूसरी कृष्णा, और तीसरी गोदावरी। तुंगभद्रा, कृष्णा और गोदावरी। तो यहाँ तुंगभद्रा के दोआब में, तुंगभद्रा के दोआब में एक किला पड़ता है, तुंगभद्रा दोआब में एक किला पड़ता है जिसका नाम है मुदगल का किला। कौन सा किला? मुदगल का किला। और मुदगल के किले पर बुक्का ने आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? बुक्का ने आक्रमण किया। अब देखो बुक्का विजयनगर साम्राज्य का शासक है, यहां से जब ये आक्रमण करेगा तो ये इसके जस्ट पास में है, और आक्रमण करके इस किले को नेस्ता नाबूद कर दिया, और यहाँ पे इतना भयंकर कत्लेआम किया। क्या किया? कत्ल-ए-आम। ये इसके इतिहास में एक दाग है, याद रखना। 1367 में इसने ये आक्रमण किया था और ये कत्लेआम किया था। तो इस बात का पता कि जब मोहम्मद शाह को लगा, क्योंकि ये काफ़ी दूरी पड़ता था, तो ये भी आया और इसने भी आक्रमण किया, और इसने डायरेक्ट जो आक्रमण किया वो विजयनगर पर आक्रमण किया। तो बदले में मोहम्मद शाह ने कहाँ आक्रमण किया? विजयनगर पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? विजयनगर पर आक्रमण किया। विजयनगर के आक्रमण की अगर बात की जाए तो विजयनगर पर आक्रमण कर, और उसने भी सेम वही किया जो किसने किया था? बुक्का ने किया था। मतलब इसने भी नरसंहार करवाया, कत्लेआम किया। इसने भी क्या किया? कत्लेआम। भाई साहब बराबर? ठीक है साहब बराबर। उसके बाद में दोनों शासक बैठते हैं और दोनों ने क्या की? संधि की। दोनों ने संधि की और भविष्य में ऐसा ना करने की एक दूसरे को क्या दिया? वचन दिया। इसमें एक स्पेशल पॉइंट जो तुम्हारे को याद रखना है, जब इसने नरसंहार किया, तो जब इसने विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया तो इसको जीत नहीं पाया, और जब इसको जीत नहीं पाया तो इसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया। पहली बार तोप का प्रयोग, तोपों का प्रयोग। अब आपको ये याद रखना है, ये बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि पहली बार जजिया कर जो माफ किया था किसने किया था? इसके पिता अलाउद्दीन बहमन शाह, समझ आए? और पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? इसके पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम ने। जबकि आप सभी याद रखते होंगे पहली बार बाबर ने तोपों का, बारूद का प्रयोग किया। बात समझ आएगी? वो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। किसकी हो रही है? दिल्ली सल्तनत। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पहली बार तोपों का प्रयोग या बारूद का प्रयोग, बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बात समझ आ रही है? ये चीज़ें आपको ढंग से समझनी है। ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ कंपा नायक आपको याद रखना है, ये किसका पुत्र था? बुक्का प्रथम का पुत्र था। और ये सेनापति किसका था? बुक्का का और हरियाणा। और इसको कहाँ का शासक बना रखा था? वारंगल। तो इसको पराजित करके कौन सा क्षेत्र जीता था? गोलकुंडा। कौन सा जीता था? गोलकुंडा। क्लियर? तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहली बार तोप का प्रयोग।
अब देखो इसके बाद में मोहम्मद शाह के बाद में उसका पुत्र शासक बना जिसका नाम था अलाउद्दीन मोहम्मद, और ये 1375 से 78 शासक बना। जब इसके बीच में मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद में शासक बना दाऊद, 1378 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और दाऊद के बाद में अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह सेकंड, मोहम्मद शाह सेकंड, जो शासक बनता है 1378 से लेके और 1397 ईस्वी तक ये शासक रहता है। इसमें देखो आपको दो चीज़ें देखनी है, दो बातें याद रखनी है। एक तो इसकी उपाधि, इसकी जो उपाधि थी वो थी अरस्तु द्वितीय, अरस्तु द्वितीय, अरस्तु द्वितीय इसको कहा जाता था। अरस्तु अगर आपको देखा जाए तो बहुत बड़ा दार्शनिक, रोम का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, जिसकी एक गुरु परंपरा चली आ रही थी। वो उस तरीके का दार्शनिक था जैसे सबसे पहले प्लेटो, प्लेटो का शिष्य कौन था? सुकरात, सुकरात का शिष्य था प्लेटो, प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, और अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। और सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता था। सिकंदर ने पूरी दुनिया, सिकंदर का नाम से अगर कोई नहीं जानता तो फिर तो बताना है क्या है, दुनिया को कोई बेवकूफ़ हो। कभी भी ऐसे अनाड़ी आदमी, अनपढ़ आदमी भी एक डायलॉग कहते हैं, तू क्या सिकंदर से गई? सिकंदर यानी जिसने पूरी दुनिया को जीता था। तो वो किसका शिष्य था? अरस्तु का। और अरस्तु किसका शिष्य था? प्लेटो का। और प्लेटो किसका शिष्य था? सुकरात। और ये सभी कहाँ के थे? रोम। रोम माने यूनान, जिसे इसकी राजधानी होती है इटली। कहाँ थी? इटली। इटली के थे ये, जहाँ सोनिया गांधी का पियर है, अपनी सोनिया गांधी के पियर, उसके निवासी थे। तो इसको अरस्तु कहा जाता था, यानी ये एक विद्वान शासक था। क्या था? विद्वान। और इसके अगर दूसरी चीज़ देखी जाए तो हमेशा याद रखना कि मूर्ख से मूर्ख मिले और विद्वान से विद्वान, ये हमेशा याद रखना। तो अपने दरबार में किसको बुलाएगा? विद्वानों को बुलाएगा। तो इसने एक फारसी विद्वान को बुलाया, फारसी विद्वान, जिसका नाम था कवि हाफिज। क्या नाम था? कवि हाफिज। कवि हाफिज को इसने दरबार में निमंत्रित किया और दरबार में बुला के और उसको स्थान दिया। इसके अलावा इस बारे में याद रखना, इसके जो शासन थे इसको 8 मंत्रालयों में डिवाइडेशन, 8 मंत्रालय, कितने मंत्रालय? 8 मंत्रालयों में डिवाइडेशन कर दिया। अब ये मंत्रालय कौन कौन से थे इसका बाद में अध्ययन कर लेंगे। जैसे एक तो सेना का सेनापति मंत्रालय, एक वजीर का पद होता था, एक मीरे सामान का, समझ आ गया? तो ये मंत्रालय में इसने विभाजन किया मोहम्मद शाह सेकंड। इसका कार्यकाल था 1378 से लेके 1397। अब इसके बाद में शासक बनता है, उसका नाम था फिरोज शाह। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं, फिरोज शाह। अब देखो इसके बाद में शासक बनता है फिरोज शाह। कौन बनता है? फिरोज शाह। फिरोज शाह जो शासक बना 1397 से लेके 1422 ईस्वी तक शासक रहा। ठीक है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें देख लो। फिरोज शाह की अगर बात की जाए तो ये पहला शासक था जिसने अपने दरबार में जो मंत्री थे, दरबार में जो मंत्री थे उनको 2 भागों में विभाजित कर दिया। दरबारी मंत्रियों का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। और 2 विभाजकों में कौन कौन सा किया? एक तो अपाकी, अफाकी, और एक दक्कनी, दक्कनी। अपाकी थे, अफाकी दल जो था उसमें शिया मुसलमान थे। कौन से मुसलमान थे? शिया। और उसमें कौन थे? सुन्नी मुसलमान। कौन से मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान। इसके अंतर्गत ईरान और अरब इन देशों के थे। और इसके अंतर्गत जो ये इधर तुर्की है ना, और इसके अलावा ये जो सुन्नी जो मुसलमान थे ये। तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इसने दरबारी मंत्रियों का 2 भागों में विभाजन किया था, 2 गुटों में विभाजन हो गया था। एक तो अफाकी और एक दक्कन।
अब बाकी कौन थे? शिया मुसलमान, शिया जो उदार थे, शिया क्या थे? उदार थे। और दक्कनी कौन थे? सुन्नी थे, वो क्या थे? कट्टर थे। बात समझेगी? तो दो भागों में विभाजित करने का मतलब है कि अब यहाँ पे गुटबंदी शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? गुटबंदी। और इसने याद रखना 3 युद्ध लड़े थे विजयनगर से। कितने युद्ध लड़े थे? 3 युद्ध लड़े थे, 3 युद्ध लड़े। और इसमें जो प्रसिद्ध युद्ध थे वो 2 युद्ध थे। प्रसिद्ध कितने थे? 2 युद्ध। पहला तो था सोनार की बेटी का युद्ध, और तीसरा युद्ध था जिसका नाम था पांगुल का युद्ध। पांगुल का युद्ध। ये जो युद्ध लड़े गए थे, ये लड़े गए थे फिरोज शाह वर्सेज तुम्हारा विजयनगर का साम्राज्य शासक था, उसका नाम था देवराय। क्या नाम था? देवराय। इन दोनों। अच्छा, देवराय के दरबार में कौन आया था? निकोल कॉन्टी। मैंने कई बार कहा है इसको रहना। निकोल कॉन्टी कहाँ का निवासी था? इटली का। कहाँ का था? सोनिया गांधी के पीयर का था। मैंने उस टाइम भी बताया था। देवराय 1420 में आया था उसके दरबार में, ये 1422 की बात है। तो देवराय से इसने 2 युद्ध लड़े, 3 युद्ध लड़े थे। पहला जो युद्ध था सोनार की बेटी का युद्ध, और तीसरा युद्ध था पांगुल का युद्ध। तो पहले युद्ध में फिरोज शाह जीता। कौन जीता था? फिरोज शाह। और फिरोज शाह जब जीता तो उसके बदले में इसको क्या मिला? 10 लाख हुणे प्लस मोती प्लस हाथी प्लस कृष्णदेवराय की पुत्री, कृष्णदेवराय की पुत्री से विवाह किया। बात समझ आएगी? पुत्री से विवाह किया। तो पहले युद्ध में इसको ये सब कुछ मिला। जबकि तीसरे युद्ध पांगुल के युद्ध में फिरोज कौन जीता था? देवराय जीता। कौन जीता? देवराय जीता। और जब देवराय जीता तो इसके बाद में यहाँ पे असंतोष हो जाता है। क्या हो जाता है? असंतोष। और असंतोष होने का दूसरा कारण भी था कि गुलबर्गा में एक जो निजामुद्दीन औलिया जो था, जिस संप्रदाय का था, उसका नाम था चिश्ती संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? चिश्ती संप्रदाय। और इसी चिश्ती संप्रदाय का निजामुद्दीन औलिया का चेला था, जिसका नाम था गेसु दराज। कौन सा था? शेख गेसु दराज। तो दोनों के लड़ाई हो जाती है। किसके? गुलबर्गा में ही ये रहता था, और गुलबर्गा में कौन रहता था? फिरोज शाह। तो दोनों के मध्य जब लड़ाई हो जाती है तो गेसु दराज जो था, गेसु दराज जो शेख सलीम निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य था, उसके और फिरोज शाह के बीच क्या हो जाती है? टकराट उत्पन्न हो जाती है। और जब टकराट उत्पन्न हो जाती है तो फिरोज शाह का एक भाई था जिसका नाम था अहमद शाह है। क्या नाम था? अहमद शाह। अहमद शाह ने गेसु दराज से मिलके और अपने बड़े भाई फिरोज शाह को तख्त से उतार दिया। बात समझाएगी? और खुद शासक बन गया। तो ये पहला तख्ता पलट था। बहमनी साम्राज्य का पहला तख्ता पलट किसने किया था? अहमद शाह। और ये जो घटना थी गेसु दराज की, ये बहुत ही बड़ी घटना थी उस ज़माने की। और इस पर कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है कि इसकी क्या वजह थी, वगैरह 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 वगैरह। तो ये चीज़ अपन नहीं देखते हैं, डायरेक्ट ये कहते हैं शेख गेसु दराज से इन दोनों का क्या हुआ था? लड़ाई हो गई थी। और जब लड़ाई हो गई तो गुलबर्गा राजधानी थी, और गुलबर्गा में गेसु दराज रहता, गुलबर्गा में कौन रहता? फिरोज शाह। दोनों के बीच बहुत भयंकर टकराट होता है। और इस कारण उसका छोटा भाई अहमद शाह, इसका चेला था किसका? गेसु दराज का। और उसने किसको तख्ता पलट कर दिया? फिरोज शाह का। शासक कौन बन गया? अहमद शाह। क्लियर? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो, अपन देखते हैं। अहमद शाह स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद में शासक बनता है अहमद शाह। अहमद शाह प्रथम लिखो। देखो, पहले मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह सेकंड, फिरोज शाह, फिर अहमद शाह प्रथम, अहमद शाह सेकंड। सीधा साधा अहमद शाह प्रथम। उसकी बात किया 1422 से लेके और 1446 तक ये शासक रहा।
क्लियर। अब बताओ सबसे पहले इसका ये किसकी सहायता से शासक बना था है? ये बना था गेसुदराज। किसकी सहायता से बना था? गेसुदराज। गेसुदराज कौन था? चिश्ती संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? चिश्ती संप्रदाय। और इसका उपनाम था बंदा नवाज। क्या नाम था? बंदा नवाज। किसका? गेसुदराज की बात हो रही है और किसी बंदा नवाज कहा जाता था। और इसकी एक पुस्तक भी है, वो तुम्हारे को याद रखना है, मीरात उल आशिकी। मीरात उल आशिकी, ये पुस्तक तुम्हें जरूर याद रखनी है। सही देखा जाए तो ये जो घटना हुई थी वो एक लड़की को लेकर हुई थी। एक लड़की इनके खलबत में थी और वो शासकों से अपने पास बुला लेता है। बात समझ आएगी? तो इस बात के लेकर दोनों के ठन जाती है। समझ आएगा? तो इस बात को लेके होते हैं मीरात उल आशिकी, इसकी पुस्तक का नाम है। इसे बंदा नवाज कहा जाता है, गेसुदराज ये। अब अपने गुरु के आशीर्वाद से जब ये बना तो अपने गुरु के आशीर्वाद से इसने गुलबर्गा अपने गुरु के लिए छोड़ दी। गुलबर्गा किसके लिए छोड़ दी? गुरु के लिए। तो इसने अपनी राजधानी फिर स्थानांतरित करके 1425 में इसने राजधानी कहाँ बना ली? बीदर में। कहाँ बना ली? बीदर। और बीदर का नाम चेंज करके कर दिया मोहम्मदाबाद। क्या कर दिया? मोहम्मदाबाद। बात समझ आएगी? अच्छा, फिरोजा में एक बार याद रखना, उसने फिरोजाबाद शहर भी बसाया था। फिरोज शाह ने फिरोजाबाद, वो वैसे भी याद रख जाएगा। क्लियर। और इसके उपनाम जो थे उसका दो उपनाम है, वली अहमद और दूसरा है संत अहमद। इसका दो उपनाम है, एक का नाम है वली अहमद और दूसरा कौन सा है? संत अहमद। क्लियर। आदमी तो खतरनाक था, आदमी तो खतरनाक था। इसके तीन युद्धों की अगर अपन बात करते हैं, इसने 3 बहुत भयंकर विजय प्राप्त की थी। एक तो की थी मालवा विजय, और मालवा का उस टाइम शासक था होशंग शाह का नाम आपने पहले भी सुना होगा। जब आप अपने कुंभा वगैरह इनको पढ़ते हैं तो होशंग शाह का खूब मैं नाम लेता हूँ। मालवा के शासक होशंग शाह को पराजित किया था। दूसरा, इसने वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व मिटा दिया था। वारंगल का स्वतंत्र अस्तित्व मिटाकर बहमनी साम्राज्य में मिला लिया। किस में मिला लिया था? बहमनी साम्राज्य में मिलाया। ये याद रखना, पहली बार बहमनी साम्राज्य में वारंगल को किसने मिलाया था? अहमद शाह। इसे क्या कहा जाता था? वली अहमद या संत अहमद। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये किसका शिष्य था? गेसुदराज का। किसका शिष्य था? गेसुदराज का। गेसुदराज का उपनाम क्या था? बंदा नवाज। क्या नाम था? बंदा नवाज। पुस्तक का क्या नाम था? मीरात उल आशिकी। समझ आ गया? और इसकी तीसरी जो प्रसिद्ध जीत थी वो थी कोंकण विजय। कोंकण तट का नाम सुना है? कोंकण विजय, ये इसकी अंतिम यात्रा, अंतिम विजय थी। क्या थी? अंतिम विजय। देखो, अगर हिंदुस्तान के तटों की बात की जाए तो यह है कोंकण तट और ये है मालाबार तट। कोंकण और मालाबार। और यहाँ पे उत्तरी सरकार तट और ये कोरोमंडल। समझ आएगा? तो ये कौन सा तट है? कोंकण। ये कौन सा है? मालाबार। मालाबार तट केरला में है। कहाँ पे है? केरला। और कोंकण तट कहाँ है? महाराष्ट्र और गुजरात। और ये कोरोमंडल तट कहाँ है? कोरोमंडल तट है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, टी एन का मतलब क्या है? तमिलनाडु। और उत्तरी सरकार तट कहाँ है? ये तुम्हारा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा। बात समझ आ रही? तो ये 4 तट तुम्हारे को रट लेने हैं, ज्योग्राफी के बेसिस पे तुम्हारे को याद रहे। तो इसने कोंकण तट विजय किया। कौन सा विजय किया? कोंकण। और ये इसकी अंतिम विजय यात्रा थी। बात समझ आएगी? और इसके बारे में जो अंतिम क्वेश्चन आता है जो तुम्हारे को याद रखना है वो आता है, इसने पहली बार मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की। पहली बार कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की?
मनसबदारी, मनसबदारी। देखो अब तक आप जब मुगलों का इतिहास पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, मुगलों में पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया, बारूद का, तो बाबर। पहली बार जजिया कर किसने समाप्त किया, अकबर ने। पहली बार मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, अकबर ने। लेकिन यहाँ जब अपन दक्कन का इतिहास पढ़ते हैं तो अपने को नई चीज़ें मिल जाती हैं, बात समझ आ रही। और अपन उसमें पढ़ते हैं कि पहली बार सब जजिया कर माफ किसने किया, तो वो तुम देखोगे अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हसन गंगू या जफर खान, समझ आ गया। दूसरा कि पहली बार जजिया कर जो था माफ किसने किया था, हसन गंगू ने। दूसरा क्वेश्चन आता है कि पहली बार गोला बारूद का प्रयोग किसने किया, तो उसका नाम आता है मोहम्मद शाह प्रथम। कौन था, मोहम्मद शाह प्रथम। और तीसरा आता है पहली बार मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, वो आता है अहमद शाह प्रथम। क्लियर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आप इसको इस तरीके से फिर से दोबारा देख लेना। सबसे पहले अमीर ए सादा, अमीर ए सादा के बाद में कौन आ जाता है तुम्हारा, दूसरा आ जाता है तुम्हारा इस्माइल मख, इस्माइल मख। इस्माइल मख का दूसरा नाम था नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन शाह। और नासिरुद्दीन शाह के बाद में तुम्हारा शासक आ जाता है कौन, अलाउद्दीन बहमन शाह, बहमन शाह, जिसका नाम था हसन मंगू या जफर खान। उसके बाद में तुम्हारा शासक आ जाता है तुम्हारा कौन, मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम के बाद में तुम्हारा शासक आ जाता है मोहम्मद शाह सेकंड। मोहम्मद शाह सेकंड के बाद में शासक आ जाता है तुम्हारा फिरोज शाह। और फिरोज शाह के बाद में उसका भाई आ जाता है जिसका नाम था शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। और शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बाद में शासक आता है अलाउद्दीन अहमद सेकंड। ठीक है, ये तुम्हारे क्रमबद्ध तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे। और इसके बाद में तुम्हारा शासक आएगा हुमायूं। कौन आएगा, हुमायूं। और हुमायूं के बाद में जो मेन शासक आएगा वो आएगा मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक है, तो अभी अपन अध्ययन करेंगे किसका, अलाउद्दीन अहमद तृतीय का। अलाउद्दीन अहमद सेकंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका अपन कार्यकाल देखते हैं। तो 1346 से लेके और 1363 तक इसका कार्यकाल था। और इसके बारे में जो याद रखना, सबसे पहले इसके शासनकाल में एक बहुत प्रसिद्ध आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद गवां। मोहम्मद गवां। मोहम्मद गवां जो था वो एक व्यापारी था। क्या था, व्यापारी। ठीक है, व्यापारी की अगर बात की जाए तो हमेशा याद रखना व्यापारियों का भी एक संघ होता है। हर कोई जो भी यूनियन होती है उनकी अपनी अपनी हर कोई जो सिस्टम होता है उसमें अपनी अपनी यूनियन होती है। और व्यापारियों का जो यूनियन थी और उसका अध्यक्ष था कौन, मोहम्मद गया। और उसका नाम था मलिक ए ताजूर। मलिक ए ताजूर यानी व्यापारियों का मलिक था। व्यापारी जो संघ था उसका क्या था, वो था। और इसने दरबार में नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गवां को क्या नियुक्त कर दिया, दरबार में नियुक्त कर दिया। ठीक। और
गंवा का मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मलिक जो गंवा है वो जाके वो बनेगा क्या, एक वजीर बनेगा। क्या बनेगा, वजीर। और वजीर इससे पहले जो था उसका नाम था सैफुद्दीन गोरी। क्या नाम था, गोरी, सैफुद्दीन गोरी, पहले का वजीर। पहले का वजीर कौन था, सैफुद्दीन गोरी। इसने 5 सुल्तानों की सेवा की थी। कितने सुल्तानों की सेवा की थी, ठीक, 5 सुल्तानों की सेवा की थी सैफुद्दीन गोरी ने। और फिर उसके बाद में कौन बना था, मोहम्मद गंवा। कौन बना था, गंवा, गंवा बना था। और गंवा ने कितने सुल्तानों की सेवा की थी, 3 सुल्तानों की थी। कितने सुल्तानों की सेवा की थी, 3 सुल्तानों की सेवा की थी, ठीक। तो ये तुम्हारे को याद रखना है। मोहम्मद गंवा को इसने बाद में ये जाके वजीर नियुक्त होगा। अभी इसके दरबार में वजीर नियुक्त नहीं है, इसके दरबार में केवल एक मंत्री नियुक्त किया है। क्या किया है, मंत्री नियुक्त किया है। ये तुम्हारे को याद रखना, वजीर ये बाद में बनेगा, ठीक है। दूसरा, यानी दरबार में इसे नियुक्त किसने किया था, अलाउद्दीन अहमद सेकंड ने किया था। ये तुम्हारे को याद रखना है। दूसरा, इसके बारे में इसने बीदर में एक अस्पताल का निर्माण करवाया। बीदर में किसका निर्माण करवाया, अस्पताल का। याद रखना, बीदर अब क्या है, राजधानी है। राजधानी का क्या नाम है, बीदर। और इसका उपनाम क्या था, मोहम्मदाबाद। क्या था, मोहम्मद। पहले राजधानी कौन सी थी, गुलबर्गा। कौन सी थी, गुलबर्ग। और गुलबर्गा का उपनाम क्या था, एहसानाबाद। कौन सा बात, गुलबर्गा को क्यों छोड़ दिया गया था, क्योंकि गेसु दराज से वहाँ पे कट्टू संबंध हो गए थे, वहाँ पे रक्त क्रांति हुई थी, इसलिए गेसु दराज के लिए ही, बंदा नवाज के लिए ही छोड़ दिए थे। बात समझ आएगी। तो अब इसकी जब मृत्यु हो जाती है तेरह, इसके बारे में बस 2 ही चीज़ें याद रखनी। एक मोहम्मद गंवा जो व्यापारी था, जिसे मलिक ताजुर की उपाधि थी, उसको दरबार में नियुक्त कर दिया। और मोहम्मद गंवा जो था वो अफाकी दल से था। कौन से दल से था, अफाकी। अब बताओ, अफाकी दल शिया था या सुन्नी था, शिया। वेरी गुड, शिया था। और ये शिया क्या होते हैं, उदार होते हैं, कट्टर होते हैं, उदार। ये बिल्कुल उदार प्रवृत्ति का था। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखने। इसने मोहम्मद गंवा जो एक व्यापारी था, मलिक ताजुर था, उसको अपने दरबार में मंत्री घोषित किया। दूसरा, उसने बीदर में एक अस्पताल का निर्माण किया। और मोहम्मद गंवा जो था वो अफाकी दल यानी शिया दल से संबंध रखता था। क्लियर। अब हुमायूं के बाद में शासक बनता है तुम्हारा कौन, अहमद शाह के बाद में शासक बनता है कौन, हुमायूं। कौन बनता है, हुमायूं। और हुमायूं जो शासक बना वो तुम्हारा 3 साल ही बना, 1363 से लेके और 1365 तक शासक बना। बात समझाएगी। और इसने जो महमूद गंवा था इसको अपना वजीर नियुक्त किया। गंवा को क्या किया, वजीर नियुक्त किया। बात समझ आ गई। इसके बारे में सिर्फ यही याद रखना है कि हुमायूं ने वजीर को किसको नियुक्त किया था, गंवा को, ठीक। तो ये 3 वजीर तुम्हारे को याद रखना है। एक सैफुद्दीन गोरी, एक मोहम्मद गंवा, और तीसरा था कासिम बरीद। कासिम बरीद। यानी जो ये मेन जो हैं वो ये 3 ही हैं जिन्होंने काम किया है। बाकी तो राजा तो नाम मात्र के शासक है, रियल में जो राज कर रहे थे वो तो ये 3 ही हैं, सबसे खतरनाक किस्म के आदमी। बात समझा रही। तो अपन महमूद गंवा का देखेंगे स्पेशली। हुमायूं के बारे में देखो। हुमायूं के बारे में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि इसने गंवा को अपना वजीर नियुक्त किया और शासन की सारी शक्तियाँ इसके समय वो 2 ही आदमी यूज कर रहे थे। कितने आदमी यूज कर रहे थे, 2। एक तो मोहम्मद गंवा और एक उसकी राजमाता, और दूसरी कौन कर रही थी, राजमाता। राजमाता और गंवा मिलके ही शासन चला रहे थे। और इसके अलावा हुमायूं को दक्कन का नीरो कहा जाता है। किसका नीरो कहा जाता है, दक्कन का नीरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है, हुमायूं। किसको कहा जाता है, हुमायूं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कश्मीर का नीरो किसे कहता है, कश्मीर का नीरो, वो कहा जाता है हर्ष को। कौन से शासक को कहा जाता है, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। दक्कन का नीरो किसे कहा जाता है, हुमायूं।
देखो नीरो एक शासक रहा था। जब यूनानी साम्राज्य टूट रहा था उस टाइम वहाँ का शासक कौन था? नीरो। कौन था? नीरो। जब रोम जल रहा था तो ये नीरो बंसी बजा रहा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीरो यानी नीरो कहते, अगर आप नीरो को जानते हो तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहाँ से दक्कन सल्तनत जो तो बहमनी साम्राज्य था इसका पतन प्रारंभ हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कह रहा हूँ या तो दक्कन का नीरो कह दूं या मैं कह दूं कि दक्कन का पतन प्रारंभ हो गया। दक्कन का पतन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। तो दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन विद्वान लोग इसको दक्कन का नीरो कहते हैं। समझ गए? बात समझ आ रही? जैसे मैंने कहा हर्ष को कश्मीर का नीरो, इसका मतलब क्या हुआ? हर्ष जहां से था वहीं से इसका पतन प्रारंभ हो जाता है। और हर्ष के दरबार में ही आक्रमण करके रासतरंगिणी का लेखक कौन था? कल्हण। उसको दरबार में लेके आता है कौन? नहीं पढ़े? बहुत बढ़िया, चलो लिखो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हुमायूं के बाद में हालांकि एक शासक बना था निजाम शाह। निजाम शाह इसका पुत्र था 8 वर्ष का, इसलिए अपन इसका अध्ययन नहीं करते। तो देखो मोहम्मद गवां की अगर बात की जाए तो एक तो किसका गवर्नर वजीर था? हुमायूं का। दूसरा किसका था? निजाम शाह का। और तीसरा किसका था? मोहम्मद शाह तृतीय का। मोहम्मद शाह तृतीय। देखो मोहम्मद शाह प्रथम और सेकंड पहले आ गया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? तृतीय। बात समझ आएगी? और ये 1363 से लेके और 1382 तक शासक रहा था। क्लियर? अब बताओ इसका जो मेन वजीर था, वजीर कौन था? मोहम्मद गवां। और मोहम्मद गवां ही इसका पूरा शासन कार्य संभाल रहा था। पूरा जो शासन कार्य, पूरी शासन शक्तियाँ किसके द्वारा संभाली जा रही थी? वजीर मोहम्मद गवां। और वजीर मोहम्मद गवां को इसने एक उपाधि दी थी और उस उपाधि का नाम था ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां की उपाधि दे दी थी मोहम्मद गवां। ख्वाजा, ये ख्वाजा है किसका? जहां। इस पूरे संसार का ख्वाजा है। भगवान है साहब ये, भगवान के बाद भी इसका इसी का नंबर है। तो ये इसका मतलब बात समझ आ रही कि बहुत कुवतदार व्यक्ति था, इसकी बातें कभी काटी नहीं जाती थी। और ये वास्तव में था भी। इसने ये 1400 चल रहा है, 1463 से, है ना। तो इसने अपनी वो भी सिद्ध किया, अपना औचित्य भी सिद्ध किया। जैसे इसने 1471 में गोवा को जीता। किसको जीता? गोवा को जीता। इसके अलावा 1472 में इसने बेलगांव को जीता। बेलगांव, अब बताओ बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। एकमात्र सम्मेलन 1922 में एकमात्र सम्मेलन बेलगांव की अध्यक्षता, कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये तुम्हारे को याद रखना है। 1922 में। कब हुआ था? 1922। तो गांधी जी द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कौन से की गई थी? बेलगांव अधिवेशन की। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। तो ये तुम्हारे को एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो भी कई बार पूछा जाता है, वो भी तुम्हारे को याद रखना है। ये विदेशी जो शासक होते थे तो विदेशी शासकों से भी पत्राचार व्यवस्था रखता था। विदेशी शासकों से क्या रखता था? पत्र व्यवस्था। पत्र। ठीक है। और जो पत्र संकलन करता था उसका नाम था रजाइन उल इंसान। पत्र संकलनों को क्या कहा जाता? रिजायल उल इंसान। रिजायल उल इंसान। जो जितने भी पत्र आते थे, रोम से पत्र से व्यवहार कर रहा है, ईरान से कर रहा है, अरब से कर रहा है, अफगानिस्तान से कर रहा है, चाइना से कर रहा है, तो उन
पत्रों को एक जगह संकलित करता था और उसको क्या कहता था, रिजाइल उल इंसा, रिजाइल उल इंसा। और दीवान ए रिजाइल, दीवान ए रिजाइल, रिजाइल जो दीवान ए रिजाइल था वो हमेशा याद रखना विदेशों से संबंध तय करने के लिए विदेशी मंत्रालय था। ये कौन सा मंत्रालय था, विदेश। इसने एक विदेश मंत्रालय गठित कर दिया, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया इसने कि इसके आगे मोहम्मद शाह तृतीय बहुत बौना और बहुत छोटा आदमी था। मोहम्मद शाह भी इस बात को जानता था कि ये वास्तव में शक्तिशाली है और इसने बीदर में एक महाविद्यालय खुलाया। बीदर में क्या खुलाया, महाविद्यालय। महाविद्यालय का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसने कॉलेज खुलवाया। बीदर में अस्पताल किसने खुलाया था, मोहम्मद शाह ने, ये तुम्हारे को याद रखना है। और बीदर में महाविद्यालय किसने खुलाया था, मोहम्मद गवां। बात समझ आ गई। इसके अलावा इसने एक और काम किया कि अभी तक जो इसके 4 प्रांत थे उसको उसने 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। 4 प्रांतों को कितने विभाजनों में विभाजित कर दिया, 8। जैसे दौलताबाद, ठीक, तो दौलताबाद को एक तो दौलताबाद में और एक जुन्नार में। दौलताबाद को तो किस में कर दिया, दौलताबाद और जुन्नार। दूसरा था बरार, बरार को गाविल और माहुर, गाविल और माहुर में विभाजित कर दिया। ठीक। तीसरा था इसका तेलंगाना, ओ सॉरी वारंगल, वारंगल को राजमुंद्री और तेलंगाना, राजमुंद्री और तेलंगाना, समझेगा। और चौथा इसका क्या नाम था, बीदर, क्या नाम था, बीदर। और बीदर को इसने किस में विभाजित कर दिया, बीदर को इसने एक तो बीदर और एक कर दिया गुलबर्गा, बीदर और गुलबर्गा। तो इसने कितने प्रांत बना दिए, 8 प्रांत बना दिए, 8 तरफों का निर्माण कर दिया, राजमुंद्री, तेलंगाना, बीदर और गुलबर्गा। बात समझ आ गई। तो अभी तक इसके जो 4 थे उन चारों को उसने विभाजित करके कितने तरफों में विभाजित कर दिया, 8। यानी ये कुल मिला के अपने जो शासन व्यवस्था थी उसको बहुत सुदृढ़ तरीके से निर्माण कर रहा था। लेकिन जब जैसे जैसे इसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती है तो इसकी शक्तियाँ बढ़ने का मतलब था कि अफाकी दल की शक्तियाँ बढ़ती थी। किसकी दल की बढ़ रही थी, अफाकी दल की। और अफाकी दल कौन था, शिया। कौन थे, शिया, शिया मुसलमान। और शिया मुसलमानों का जब प्रभुत्व दल बढ़ रहा था तो सुन्नी या दक्कनी जो मुसलमान थे वो इससे बहुत भयंकर चिढ़ जाते हैं और सुन्नी मुसलमान जो हैं वो बहकाना प्रारंभ कर देते हैं। किसको, मोहम्मद शाह को। किसने बहकाना प्रारंभ कर दिया, सुन्नी या दक्कनियों ने। और उसे बहका के और इसके विरोध में कर दिया। किसके विरोध में कर दिया, महमूद गवां के। देखो एक चीज़ का याद रखो, जैसे मैं हूँ और मैं अपने समस्त निर्णय लेने की क्षमता किसी और को सौंप दूँ तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति से कोई ना कोई गलतियाँ तो होंगी। और उन गलतियों को बार बार कोई दूसरा आदमी मेरे को ये बताते रहे कि ये तो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या आती जाती है, वो विरोधी भाव पैदा होता जाता है। और मोहम्मद शाह के दिलों में भी मोहम्मद गवां के प्रति ऐसा ही विरोधाभास पैदा हो गया और वो इस बात को समझ नहीं पाया और वो इतने दबाव में आ गया कि अंत में जाके और 1481 में दुनिया के महान एक विद्वान व्यक्ति गवां को इसने फांसी दे दी। गवां को क्या दे दी, फांसी दे दी। और याद रखना जब गवां को फांसी दे दी तो इसका साम्राज्य इतना तितर बितर इतना विखंडित हुआ, इतना विखंडित हुआ कि पूछो मत। अगले ही साल 1482 में इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या कर ली, आत्महत्या। इसको स्वयं को भी, एक शासक को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी, एक शासक को भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। शासक ने
इस विभाजन, इसको अपने कुवद्दार मंत्री को बहकावे में आकर पहले क्या दे दी? फांसी 1481। तुम्हें दो चीजें याद रखनी, 1471 और 72। 71 में गोवा को जीता था और 72 में बेलगाम। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये शासक भी है। अब देखो मोहम्मद शाह तृतीय के बाद में अब आता है महमूद शाह। इसके शासनकाल की बात की जाए तो ये 1482 से लेके और ये शासक बनता है 1518 तक। ठीक, और इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो यहाँ से बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। इसका क्या हो गया? पतन प्रारंभ हो गया। जैसे 1484 की अगर बात की जाए तो इससे बरार प्रांत अलग हो गया। कौन सा प्रांत अलग हो गया? बरार प्रांत अलग हो गया। बात समझ आएगी? और इसके समय जो इसका वजीर था, वजीर वो कौन था? कासिम बरीद था। कौन सा बरीद था? कासिम बरीद। और कासिम बरीद ये ईरान का था, ईरान का, और ये शिया दल का था। कौन से दल का था? शिया दल का मतलब अफाकी दल का। फिर अफाकियों ने अपने उसका नेता बना दिया। अफाकी दल का था, ईरान का। तो कासिम बरीद ये अमीर अली बरीद का पिता था। किसका पिता था? अमीर अली बरीद। ये मैं अभी आपको बता दूंगा। अमीर अली बरीद कौन था? अमीर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। किसकी लोमड़ी कहा जाता है? दक्कन की लोमड़ी। बहुत खतरनाक आदमी था, शातिर आदमी। इसके पिता का नाम था कासिम बरीद। ये अंतिम वजीर था। बात समझ आएगी? यहाँ पे इसका प्रारंभ हो जाता है विघटन। इसके बाद में छोटे मोटे शासक बनते हैं। और जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक, उसका नाम था कलीमुल्लाह शाह। क्या नाम था? कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह, ये इसका अंतिम शासक था बहमनी साम्राज्य का। और ये अंतिम शासक था उस टाइम। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? 5। अब 5 कौन कौन से विभाग थे वो तुम्हारे को याद रखना है। पहला जो मैंने अभी आपको बता दिया, कौन? बरार। कौन सा था? बरार। और बरार में जो वंश था उसका नाम था इमाद शाही। कौन सा शाही? इमाद शाही। और यहाँ का जो संस्थापक था उसका नाम था फतेहुल्लाह खान। क्या नाम? फतेहुल्लाह खान। ये इसका शासक था। ये पहला यानी कब प्रारंभ हुआ था? 1484 में। बात समझ आई? ये पहला था। लास्ट में जो अलग हुआ उसका नाम था बीदर। क्या नाम था? बीदर। और बीदर में जो शासन था उसका नाम था बरीद शाही। कौन सा शाही? बरीद शाही। यहाँ पे किस वंश ने शासन किया था? बरीद शाही। और बरीद शाही यहाँ का शासक था। और ये जो शासक था जिसने स्थापना की थी उसका नाम था अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। ये मैंने आपको बता दिया। ये सबसे लास्ट में 1518 में शासक बना था। ये इसने बीदर पे अधिकार किया। क्यों? क्योंकि याद रखना बीदर भी इसकी राजधानी थी। बात समझ आ रही? अब राजधानी क्या हो गई थी? बीदर। तो इसलिए यहाँ के हो गया। अच्छा, तीसरा इसका टुकड़ा था उसका नाम था अहमदनगर। ये एक शक्तिशाली था। कौन सा था? अहमदनगर। अहमदनगर में जो राजवंश शासन करता था उस राजवंश का शासक नाम था निजाम शाही। कौन सा शाही? निजाम शाही। और निजाम शाही की अगर बात की जाए इसका संस्थापक जो था वो था मलिक अहमद। कौन था? मलिक अहमद। ठीक। इसके अलावा चौथा जो इसका शासक था वो था, चौथा जो टुकड़ा था उसका नाम था गोलकुंडा। कौन सा कुंडा? गोलकुंडा। और गोलकुंडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो शासक कर रहा था, शासक वंश था उसका नाम था कुतुब शाही। कौन सा था? कुतुब शाही। और यहाँ का जो शासक था उसका नाम था कलीमुल्लाह शाह। कलीमुल्लाह शाह।
कलीमुल्ला शाह इसका अंतिम शासक भी है, और गोलकुंडा का जो संस्थापक है वो भी कौन माना जाता है? कलीमुल्ला शाह। ये दोनों अलग अलग है, इसके कुतुबशाही वंश है। और पांचवा जो टुकड़ा था वो था तुम्हारा बीजापुर। कौन सा पुर? बीजापुर। और बीजापुर पे जो वंश था, जिस वंश ने राज किया, उसका नाम था आदिल शाही। कौन सा वंश था? आदिल शाही। आदिल शाही था। और यहाँ का जो इस आदिल शाही वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था यूसुफ खान। क्या नाम था? यूसुफ खान। और यूसुफ खान की हत्या विजयनगर साम्राज्य के राजा ने की थी। किसने की थी बताओ? तो ये 5 टुकड़े इसके हो जाते हैं बहमनी साम्राज्य के। और बहमनी साम्राज्य के खंडरों पर 5 प्रांतों में 5 वंश होते हैं: इमाद शाही राजवंश, बरीद शाही राजवंश, निजाम शाही राजवंश, कुतुब शाही राजवंश और आदिल शाही। बरीद इमाद शाही फतेहुल्ला खान ने 1484 में किया था। बीदर के बरीद शाही अमीर अली बरीद ने किया था 1518 में किया था। तो ये सबसे पहला था, ये सबसे पहला, और ये सबसे अंतिम था। अमीर अली बरीद का क्या था? अंतिम। ये तुम्हारे को याद रखना है। और सबसे शक्तिशाली की अगर बात की जाए तो अहमदनगर था। कौन था? अहमदनगर। दूसरे नंबर पे कौन था? बीजापुर। कौन था? बीजापुर। और गोलकुंडा तीसरे नंबर पे था। ये बरार जो था वो 90 वर्ष ही काम किया। 90 वर्ष बाद में इसको हड़प लेता है कौन? अहमदनगर। कौन हड़प लेता है? अहमदनगर। इसका भाई देखते हैं अपने, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, जो 5 साम्राज्य हैं उन 5 का अध्ययन करते हैं। पहला आता है बरार। कौन सा आता है? बरार। बहमनी साम्राज्य के कितने टुकड़े हुए? 5। 5 में पहला कौन सा था? बरार। बरार की स्थापना कब हुई थी? 1484 में। किसने की थी? फतेहुल्ला खान ने। फतेहुल्ला खान ने की थी। और कौन सा वंश लाया था? इमाद शाही। कौन सा शाही? इमाद शाही। बात समझ आ गई? तो बरार की आपको ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन बरार अपना अस्तित्व ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाया। इसे 1474 में अहमदनगर ने जीत लिया। अहमदनगर ने क्या कर लिया? जीत लिया और अपने अंदर विलय कर लिया। ये तुम्हारे को याद रखना है बरार का। यानी कुल मिला के इसने कितने वर्ष शासन किया था? 90 वर्ष स्थापित रहा। बात समझ आ रही? कितने वर्ष किया? 90 वर्ष। क्या? 1474 से, सॉरी 1574 1474 से 1500, 1484 से 1574। बात समझ आई? इसके बारे में एक चीज़ आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो मैंने आपको पहले भी बता दी। वो बताइए 1565 की घटना बताओ। 1565 में क्या होता? क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। कौन सी कोटा का? तालीकोटा। तालीकोटा को कहते थे राक्षस तंगड़ी, राक्षस तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध। कौन सी हट्टी का? बन्नी हट्टी का युद्ध। इस युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? बरार ने भाग। यह आपको याद रखना है, बरार ने भाग नहीं लिया था। बरार के बाद में दूसरा शासक आता है, दूसरा टुकड़ा आता है और उसका नाम था बीदर। क्या नाम था? बीदर। और अगर बीदर की बात की जाए तो बीदर राज्य का जो संस्थापक था वो था अमीर अली बरीद। कौन था? अमीर अली बरीद। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1527 में। कब की गई थी? 1527 में। ये सबसे अंतिम था, सबसे अंतिम।
जो बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला सबसे अंतिम, ठीक है, सबसे अंतिम राज्य कौन सा था? बीदर। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था कासिम बरीद। क्या नाम था? कासिम बरीद। और कासिम बरीद की अगर बात की जाए तो ये 1490 से लेके और 1527 में, 1527 तक ये कहाँ के शासक रहे थे? बहमनी साम्राज्य के वजीर रहे थे। बात समझ आ रही है? तो ये 1490 से लेकर 1527 तक क्या रहे थे? बहमनी साम्राज्य के क्या रहे थे? वजीर रहे थे। मोहम्मद गवाह की मृत्यु के बाद में एक शासक बनता, एक वजीर बनता है, उसका नाम था मलिक अहमद। वो बाद में पढ़ेंगे अपन, पहले याद रखना कासिम बरीद की बात कर रहे हैं, इसके पिता की। और अमीर अली वरीद को दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन की लोमड़ी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है? अमीर अली वरीद को। अब लोमड़ी का नाम देते, अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंसी व्यक्ति होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। बात समझ आ रही है? तो दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है। इसके बाद में एक चीज़ देखो, अब ये जो सल्तनत थी वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली, और ये चली 1618 तक, 1528 से लेके 1618 तक। यानी ये कुल मिला के 91 वर्ष चली। कितने वर्ष चली? 91 वर्ष चली। और 91 वर्ष बाद में बीजापुर ने इसको जीत लिया। बीजापुर में इसका क्या हो गया? विलय हो गया। किस में विलय हो गया? बीजापुर में। और यहाँ पे जो वंश शासन कर रहा था उस वंश का नाम था बरीद शाही। कौन सा वंश था? बरीद शाही। बरीद शाही वंश शासन कर रहा था। क्लियर? और 91 वर्ष बाद में 1617-18 में बीजापुर में इसका क्या हो गया था? विलय। तो देखो ये तो दो तो छोटे हैं, बरार, और बरार का जो विलय हो गया अहमदनगर, बरार अहमदनगर, और बीदर बीजापुर, बीदर बीजापुर। ये दो तो सीधे हैं। अब अपन देखते हैं तीसरा। बात समझे? इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो तीसरे टुकड़े की बात करते हैं, और वो कौन सा था? अहमदनगर। कौन सा था? अहमद। अहमदनगर की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है संस्थापक। तो इसका संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। कौन था? मलिक अहमद। स्थापना कब की थी? 1490 में। कब की थी? 1490। और याद रखना इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी तो पहले इसने जुन्नेर से 1490 में अपनी राजधानी क्या स्थापित कर दी? अहमदनगर में। कहाँ पे कर दी? अहमदनगर में। और मलिक अहमद जो था वो वजीर था। मलिक अहमद क्या था? वजीर था। किसका वजीर था? बहमनी साम्राज्य का वकील था, वजीर था। और ये वजीर कब बना था? 1482 से लेके और 1490 तक का ये वजीर था। क्लियरली समझ में आ गई कि मोहम्मद गवाह की मृत्यु के बाद में जो 5-7 साल का जो गैप आया था, उस गैप में शासक कौन, वजीर कौन बना था? मलिक अहमद। तो यहाँ पे जो वंश था उस वंश का नाम था निजाम शाही। कौन सा वंश था? निजाम शाही वंश था। बात समझ आ गई? तो ये यहाँ पे शासन करता है। और ये शासक कब से कब तक रहा था? 1490 से लेके
और ये रहा 1508 तक शासक रहा। कब तक शासक रहा? 1508 तक। ठीक, इसके बारे में यही है कि इसने अपनी राजधानी जुन्नेर से इसने अहमदनगर स्थापित की। 1490 में इसने अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना लिया और स्वतंत्र अस्तित्व बना के इसने वजीर के पद से इस्तीफा दे दिया। ये जो वजीर होते थे ये सबसे ताकतवर होते थे, यही सारा काम करते थे। ठीक है, अब इसके बाद में शासक बनता है बुरहान निजाम शाह। बुरहान निजाम शाह, और ये 1508 में शासक बनता है। इसके बारे में दो तीन चीजें देख लो। पहली चीज तो ये पहला शासक था, पहला शासक था जिसने निजाम शाह की उपाधि धारण की। जिसने कौन सी उपाधि धारण की? निजाम शाह। और दूसरा इसके बारे में याद रखना है, कलीमुल्ला खां। कलीमुल्ला खां को इसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कलीमुल्ला खान को अपना क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो बुरहान निजाम शाह के बारे में इतना ही। इसके बाद में ये छोटे शासक हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से अपन नहीं देखेंगे। इसके बाद में आता है तुम्हारा पहला मलिक अहमद, दूसरा बुरहान निजाम शाह, तीसरा था हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह के बारे में तीन चार चीज़ें आपको देखनी है। कौन कौन सी? एक तो याद रखना कि ये चांद बीबी के पिता थे। किसके पिता थे? चांद बीबी के पिता थे। अब ये चांद बीबी कौन है? दक्कन के इतिहास में चांद बीबी का इतना प्रसिद्ध वो है, इतना प्रसिद्ध इतिहास है, जितना अपन महाराणा प्रताप, राजस्थान में महाराणा प्रताप का जितनी वीरता के साथ अध्ययन करते हैं, उससे ज़्यादा वीरता से अध्ययन किसका किया जाता है? चांद बीबी। महाराणा प्रताप के समकक्ष समझा जाता है इसको, इस लड़की को। इसके बारे में डिटेल से भी आपको बताऊंगा। तो ये चांद बीबी का पिता था। ठीक, इसके बारे में मैंने एक डायलॉग आपको पहले बता दिया था। 1562 में विजयनगर का सेनापति था जिसका नाम था राम राय। क्या नाम था? राम राय ने बीजापुर के आदिल शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह, इनके साथ मिलकर और किसको लूटा था? अहमदनगर को लूटा था। अगर आपको ढंग से याद हो, थोड़ा सा पढ़ा हो तो देखना, मैंने वहाँ लिखा था कि 1562 में विजयनगर के राम राय ने बीजापुर के आदिल शाह और गोलकुंडा के कुतुब शाह से मिलके और किसको लूटा था? तो अहमदनगर को जब लूटा गया तो उस टाइम शासक कौन था? हुसैन निजाम शाह। कौन था? हुसैन। तीसरा इसके बारे में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है 1565 ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या हुआ था? क्या हुआ था? राक्षस तंगड़ी या बन्नीहट्टा या तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध? तालीकोटा। और इस तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग लिया था? हुसैन निजाम शाह ने भाग लिया था। और न केवल भाग लिया था बल्कि इसकी रणनीति करने वाला प्रथम शासक ये था। ये रणनीति बनाने वाला प्रथम शासक। क्यों? क्योंकि जो विजयनगर था उसने पहला आक्रमण किया था इसके ऊपर। बात समझ आएगी? इसलिए विजयनगर के ऊपर जो रणनीति बनाया था वो हुसैन निजाम शाह ने बनाया था, जबकि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? बीजापुर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बीजापुर। बात समझ आएगी? ये मैंने उस टाइम बता दिया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखो इसके बाद में वहाँ का शासक बनता है मुर्तज़ा निज़ाम शाह, और ये शासक बनता है साहब 1565 से लेके और 1588 तक शासक बनता है। पहली चीज़ तो याद रखना, जो हुसैन निज़ाम शाह था, हुसैन निज़ाम शाह, उसकी तालीकोटा के युद्ध में वार लगने से घायल हो जाता है और कुछ समय बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो तालीकोटा के युद्ध में राम राय तो मरा ही मरा था, ये तुम्हारा हुसैन निज़ाम शाह भी, इसकी भी तालीकोटा के युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात समझ आ गई? एक चीज़ तो ये याद रखना। अब बात करते हैं मुर्तज़ा निज़ाम शाह की। तो मुर्तज़ा निज़ाम शाह की अगर बात की जाए तो पहली चीज़ तो याद रखना कि 1564-65 में मुग़लों द्वारा अभियान किया गया था। तो पहली बार मुग़लों का अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? मुर्तज़ा निज़ाम शाह की। ठीक है, मुग़लों द्वारा आक्रमण इसी के समय किया गया था। ये तुम्हारे को बिल्कुल रट लेना है, ये चीज़ तुम्हारे को ध्यान रखनी कि पहली बार उस समय शासक कौन था? मुर्तज़ा निज़ाम शाह। क्लियर? अच्छा बताओ, मैंने 1574 में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम बताया था, बताओ क्या हुआ था? इसने कुछ जीता था क्या? इसने जो पहला टुकड़ा था बरार, कौन सा टुकड़ा था? बरार तरफ को अहमदनगर में विलय कर लिया था। किस में विलय कर लिया था? ये तुम्हारे को याद रखना है। ठीक, मुर्तज़ा निज़ाम शाह के बाद में बुरहान निज़ाम शाह, एक दो और शासक छोटे बड़े बने थे। अब देखो बुरहान प्रथम आ चुका, तो ये कैसा आएगा? सेकंड। और ये शासक बना था 1591 से लेके और 1595। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक ऐतिहासिक घटनाक्रम होता है, और वो क्या होता है कि इस दौरान जो एक तो इसका दरबारी कवि जिसका नाम था सैयद अली तब और उसकी पुस्तक है बुरहान ए मासिर। इसको रट लेना भाई। दक्कन भारत का जो सबसे ऐतिहासिक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है वो इस पुस्तक को माना जाता है, इस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। बात समझ में आ रही? ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, ये तो तुम्हारे को रटना है। ठीक है, सैयद अली तब ने किसकी रचना की थी? बुरहान ए मासिर। क्लियर? दूसरी इसकी जो बुआ जी थी, इसकी बुआ जी का नाम क्या था? चांद बीबी। क्या नाम था? चांद बीबी। अभी जो मैंने बताया हुसैन निज़ाम शाह की क्या थी? पुत्री। क्या थी? पुत्री। बहन किसकी थी? मुर्तज़ा निज़ाम शाह की। और बुआ किसकी थी? बुरहान निज़ाम। ठीक है, तो इसके पति आदिल शाह, ये बीजापुर के आदिल शाह की पत्नी थी। किसकी थी? बीजापुर के आदिल शाह की पुत्री थी, आदिल शाह की पत्नी थी। और अपनी पति की मृत्यु के बाद में ये बीजापुर को छोड़ के यहाँ पे आ जाती है। कहाँ पे आ जाती है? अपने भतीजे के पास आ जाती है, बुरहान निज़ाम शाह के पास आ जाती है। और बुरहान निज़ाम शाह के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे एक युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ इसके दरबार में दो गुट थे, एक बुरहान का पक्षधर था और एक बुरहान का विरोधी था। दो गुट इसके दरबार में थे। इसके विरोधी गुट का नाम था, उसका नाम था मियाँ मज्झू। क्या नाम था? मियाँ मज्झू। और इसका जो समर्थक था
उसका नाम था चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी, इसकी बुआ जी, इसकी समर्थक थी। चांद बीबी जो थी वो इसके बाद में शासक बनाना चाहती थी इसके बेटे को, बहादुर निजाम शाह को, बहादुर निजाम शाह को। ठीक, जबकि विरोधी गुट या मियां मंजू की बात की जाए तो वो शासक बनाना चाहता था मुर्तजा निजाम शाह सेकंड को। ये क्या है? प्रथम है। इसको शासक बनाना चाहता था। यानी इसके दो पुत्र थे, वो बड़े पुत्र बहादुर निजाम शाह को ये बनाना चाहती थी और छोटे पुत्र मुर्तजा निजाम शाह को कौन बनाना चाहता था? मियां मज्जू। दोनों के बीच टकराट प्रारंभ हो जाती है। चांद बीबी बड़ी खतरनाक थी, तो वहाँ से बीजापुर से इस्तीफा दे के और सीधी अपनी अहमदनगर ही आ जाती है, वहाँ रहने लग जाती है। तो इसने क्या किया? बहादुर निजाम शाह को 1595 में शासक घोषित कर दिया और 1601 तक ये शासक रहा। बात समझेगी? इस दौरान क्या होता है? बहादुर निजाम शाह के ऊपर आक्रमण किया 1597 से लेके और 1600 ईस्वी तक, यानी 3 वर्षों का एक अभियान किया गया। और वो किसके द्वारा किया गया? वो अभियान किया गया मुगलों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? मुगलों के द्वारा। और मुगलों के जो सेनापति थे उसका नाम क्या था? रहीमदास जी। क्या नाम था? रहीमदास जी। और रहीमदास जी किसके साथ शासन कर रहे थे? मुराद के साथ। मुराद, अकबर का पुत्र कौन था? मुराद, याद रखना। मुराद के साथ मिलकर ये आक्रमण कर रहे हैं। और मुराद को जो निमंत्रण भेजा था वो किसने भेजा था? मियां मज्जू ने। किसने भेज दिया? मियां। क्योंकि इसकी चली नहीं, चांद बीबी ने किसको शासक बना दिया? बहादुर निजाम शाह को शासक बना दिया। तो इसने 1595 में न्योता भेज दिया और मुराद यहां पे पहुंचता है 1597 में। और अकबर की विशाल सेना के खिलाफ अकेली निडर बहादुर चांद बीबी ने हथियार उठा के और पूरी बहादुर से मुकाबला करती है। पूरी मुगल सेना को खदेड़ देती है और मुगल सेना किले को नहीं जीत पाती। जब किले को नहीं जीत पा रही थी, 3 साल 2 साल, ये जो अभियान होता है 3-3 साल तक कोई सेना पड़ी रही तो करोड़ों का खर्च हो जाता है, उसमें कुछ नहीं मिलता। एक तरफ उसकी सेना का मनोबल टूट रहा था, दूसरी तरफ चांद बीबी बहुत तगड़े तरीके से चल रही थी। इसी दौरान क्या हुआ? मुराद ने एक चाल चली और इसने शांति प्रस्ताव भेजा। क्या भेजा? शांति प्रस्ताव। और जब ये शांति प्रस्ताव भेजा तो उस टाइम शांति प्रस्ताव लेके और चांद बीबी के सामने मुराद का दूत उपस्थित होता है। चांद बीबी ने देखा कि 3 साल अपने को लड़ते हुए हो गई, अब अपन ज़्यादा दिन इस पर लड़ भी नहीं सकते। तो उसने क्या किया? उस शांति प्रस्ताव पे समझौता कर लिया। बोला ठीक है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम वो वाला ये जो बरार प्रांत है इसमें क्या दिया? बरार प्रांत, वो हम किसको दे देंगे? मुराद को दे देंगे। क्योंकि बरार प्रांत इन्होंने 1574 में जीता था कि बरार प्रांत हम मुराद को दे देंगे, वो अपनी सेना यहाँ से हटा लेगा। ये बात का समझौता हो जाता है। अब मियां मज्जू इस बात को देखता है कि ये बात तो शांति से सुलट गई, तो शांति से सुलट गई तो ऐसा कैसे हो? तो अब जो चांद बीबी थी, चांद बीबी का एक बहुत ही खतरनाक सेवक था, दास था, और वो एक हिंजड़ा था। क्या था? हिंजड़ा। और उसको रिश्वत दे देता है कौन? मियां मज्जू। और मियां मज्जू जब उसको रिश्वत दे देता है तो उसका दास, जो उसका प्रधान सेवक था, हिंजड़ा था, पीए था उसका, चांद बीबी का, वो पीए जाके सैनिकों में उल्टी बात कह देता है कि चांद बीबी ने साइन करके अहमदनगर की जो सत्ता थी वो मुगलों के हाथ में दे दी। और आप मेरे को ये बताओ कि अगर मेरा कोई खास आदमी आके आपको ये बात कह दे तो आप उसे यकीन मानेंगे? तो सैनिकों में बड़ा आक्रोश बढ़ जाता है कि जिस औरत के लिए अपन 3 साल तक युद्ध लड़े बिना खाए पिए, वो आज ऐसे दे देगी। तो जब चांद बीबी समझौता करके बाहर आई
तो क्रुद्ध सैनिकों की भीड़ ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और चांद बीबी वहीं पे चांद बीबी की हत्या कर देते हैं। बाद में उनको पता भी लगता है, लेकिन बाद में क्या था, बात समझ आ गई। तो चांद बीबी की इस प्रकार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी ये। चांद बीबी का मकबरा बहुत फेमस है, कहाँ पे, गोलकोंडा में। कहाँ पे, गोल, याद रखना। तो चांद बीबी ऐतिहासिक स्रोत है, और आपके जो महाराणा प्रताप को आप जितनी बहादुरी से पढ़ते हैं उतना ही आप चांद बीबी को लेना, क्योंकि 3 साल तक जब तक वो जिंदा रही मुगलों की हिम्मत नहीं हुई उसके सामने। और 1601 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, 1600 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 1601 में बहादुर निजाम शाह को मियाँ मज्जू ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके किसको सौंप दिया, मुराद को सौंप दिया। किसको सौंप दिया, मुराद को सौंप। और मुराद को सौंप कर और उसे ग्वालियर के किले में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। किसको, बहादुर निजाम शाह को। और उसके बाद में 1601 में अब शासक बन जाता है तुम्हारा कौन, मुर्तजा निजाम शाह सेकंड, क्योंकि ये मियाँ मज्जू किसको बनाना चाहता था, मुर्तजा निजाम शाह सेकंड। और ये शासक रहता है 1601 से लेके और 1610 तक ये शासक रहता है, ठीक। और मुर्तजा निजाम शाह सेकंड के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बारे में एक तथ्य याद रखना कि इसका जो